गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। स्क्रीन में अब आपको लेसन साफ दिखाई दे रहा होगा। आज हम कृतिका का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जॉर्ज पंचम की नाक। तो सबसे पहले इसमें जो आ रहा है, जॉर्ज पंचम कौन है बच्चों? तो जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के प्रथम शासक थे या प्रथम राजा थे, जो विंडसर घराने के थे। और क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासन भारत में भी था, इसलिए वो जहाँ जहाँ औपनिवेशिक शासन था उनका, वहाँ वहाँ के वो राजा माने जाते थे। तो यहाँ दिल्ली में जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी थी बच्चों। उस मूर्ति की नाक पर ये कहानी आधारित है। अब यहाँ पर नाक शब्द का क्या तात्पर्य है? नाक शब्द हमारी सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। आप देखते होंगे, अगर हम कहते हैं, हमसे घर में भी कहा जाता है कि हमारी नाक की इज्जत रखना, मतलब नाक हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है, ठीक है, या उसकी तो नाक कट गई, इस तरह के मुहावरे या वाक्य बोले जाते हैं। तो जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ का नाम इसलिए है क्योंकि ये ब्रिटिश के प्रथम राजा जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो दिल्ली में स्थापित है, उनकी नाक पर आधारित कहानी है। अब इस कहानी में है क्या बच्चों? इसमें जो समझने के पॉइंट हैं, पहले उनको समझ लीजिए कि नाक के माध्यम से ब्रिटिश शासक और भारतीय नेताओं पर व्यंग किया गया है, सटायर है बच्चों ये, ठीक है। और सरकारी कार्यालय में मौजूद जो अव्यवस्था है, किस तरह से अव्यवस्था रहती है वहाँ, कैसे काम के लिए चक्कर लगाए जाते हैं लेकिन वो काम पूरा नहीं होता, उसको बताया गया है। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और केवल अपने स्वार्थ से मतलब रखना, छोटी छोटी बातों को तूल देना, इसको भी बताया गया है। सत्ता के जो चापलूस लोग हैं, जी हुजूरी करने वाले लोग हैं, उनको भी इस पाठ में बताया गया है। और औपनिवेशिक मानसिकता जो हम भारतीयों की है, आज भी बच्चों हम स्वतंत्र हो गए हैं, स्वतंत्र हुए हमें वर्षों बीत गए हैं, लेकिन आज भी अंग्रेज़ों के प्रति हमारी मानसिकता इस भाव से भरी हुई है कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनका देश हमसे श्रेष्ठ है। किस वजह से श्रेष्ठ है? वो अपना काम करते हैं, ईमानदारी रखते हैं, अपने देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, ये हमें याद नहीं रहता है। हम केवल ये समझते हैं कि अंग्रेज़ भारतीयों से श्रेष्ठ हैं। तो इस पाठ में इन सब तथ्यों को समझाया गया है। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है बच्चों, वो है कि हम लोग किस तरह से विदेशी औपनिवेशिक वस्तुओं को, वहाँ के लोगों को स्वतंत्र हो जाने के बाद भी अपने से ज़्यादा महत्व देते हैं, एक भारतीय से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसमें जो समझने के पॉइंट हैं, पाठ का सार जो है वो सबसे पहले है कि मैं आपको खाली ऐसे ही समझा रही हूँ, फिर हम पाठ पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आ रही हैं अपने पति के साथ। तो उनके आने की तैयारी में, आपको पता है, बिल्कुल राजनीतिक व्यंग है कि किस तरह नेताओं के आने में शहर को, गांव को, देहातों को, जहां वो जाते हैं उन्हें चमका दिया जाता है। आपने लखनऊ में भी देखा होगा, कभी लखनऊ में अगर कोई मंत्री आता है, प्रधानमंत्री आते हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या गए थे, तो रातों रात उस शहर की, उस क्षेत्र की काया पलट कर दी जाती है। तो वही कर रहे हैं भारतीय लोग, रानी एलिजाबेथ के आने में दिल्ली को चमका रहे हैं। दूसरा है कि वो लोग डर गए हैं क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक जो है दिल्ली में वो नहीं है वहाँ पर, ठीक है। नाक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है और इसे वास्तव में मूर्ति की नाक से भी लिया गया है। तो वो डर जाते हैं कि अगर एलिजाबेथ देखेंगी कि उनके राजा की नाक नहीं है और उसके लिए भारतीयों ने कुछ नहीं किया है, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो पूरा सरकारी तंत्र, मतलब पूरा सरकारी कार्यालय, सरकार चिंतित है कि ये नाक नहीं है तो एलिजाबेथ को बुरा लगेगा। तो सब अपनी अपनी परिस्थितियों के लिए, कि अगर समझ रहे हैं कि अगर पता लग जाएगा रानी को तो उनका प्रमोशन
उनकी इमेज क्या हो जाएगी, उनके सामने ख़राब हो जाएगी। तो वो एक कलाकार को बुलाते हैं, एक मूर्तिकार को बुलाते हैं। मीटिंग पर मीटिंग होती है कि एक छोटे छोटे काम के लिए किस तरह से मीटिंग होती है, उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मूर्तिकार सुझाव देता है कि मूर्ति की नई लाँक लगानी होगी, और वो दौरे पे दौरे करता है, टूर करता है इधर उधर, खूब पैसा बर्बाद करता है, लेकिन उसे उसमें फिट होने वाली कोई नाक नहीं मिलती है। तो मूर्तिकार अलग तरह के सुझाव देता है कि भारतीय किसी मूर्ति की नाक काटकर इसमें लगा दी जाए। वहाँ पर लेखक ने बताया है कि भारतीय मूर्तिकारों में से, जो मूर्तिकारों ने मूर्तियाँ बनाई हैं, उन मूर्तियों में से कोई भी नाक इस मूर्ति पर फिट नहीं बैठी। यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि हम चाहे विदेशियों को कितना भी महत्व दें, लेकिन भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए जो त्याग किया है, उनका सम्मान विदेशी नेताओं से कहीं अधिक है। तो जब सब लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई भी नाक फिट नहीं बैठती है, तो मूर्तिकार एक नई योजना बनाता है कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक, जीवित व्यक्ति की नाक काटकर, एक दिन की बात है, उस मूर्ति में क्या कर देनी चाहिए, चिपका देनी चाहिए। मतलब क्या है कि लोग विदेशियों को, अतिथियों को, नेताओं को इतना सम्मान देते हैं कि उनके लिए जीवित व्यक्तियों का सम्मान भी वो क्या लगा देते हैं, दांव पर लगा देते हैं। मतलब क्या है कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन नेताओं को, केवल सरकारी तंत्र को क्या सूझता है कि किसी व्यक्ति को खुश करना। फिर नाक लगाने की तैयारियां होती हैं और जिंदा नाक लगा दी जाती है, तैयारी हो जाती है। लेकिन यह इतनी शर्मिंदगी का काम है कि अंतिम दिन जो एलिजाबेथ के आगमन का समाचार है, उनके स्वागत का समाचार है, वो किसी पेपर में बस एक लाइन में छपता है और उसकी बड़ी बड़ी चर्चाएं नहीं होती हैं। इसमें पत्रकारिता पर भी सवाल उठाया गया है कि रानी एलिजाबेथ के आने की छोटी छोटी बातों को, उनकी ड्रेस को, उनके खाने की बात को, उनके खानसामों की बात को पेपर में छापा गया, जिससे आम जनता का कोई लाभ नहीं होता है। बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण दूं। इस समय समाज में हमारा देश, पूरा विश्व कोविड की कितनी परेशानियों से गुजर रहा है। लोगों के जॉब छूट रहे हैं। आप डेटा देखेंगे तो हमारे भारत में ही कह रहे हैं कि बहुत जॉब छूट गए हैं, लोगों के छोटे छोटे उद्योग समाप्त हो गए हैं। लेकिन आप कभी टीवी खोलिएगा तो टीवी में समाचार क्या आ रहा होगा, सुशांत सिंह और कंगना रनौत और जो दूसरी हीरोइन का नाम है, केवल उनकी चर्चाएं हमें सुनाई देती हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं हमारे देश के, रोजगार है, चाइना की लड़ाई है, हमारी आर्मी किन परेशानियों का सामना कर रही है, हमारी आम जनता किन परेशानियों का सामना कर रही है, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या इम्प्लीमेंटेशन होना है, हमारे रिसर्च के क्षेत्र में क्या नई चीज़ें आनी हैं, क्या नया इन्वेस्टमेंट होना है, ये समाचार आपको कहीं भी सुनाई नहीं देंगे। तो ये पाठ पूरी तरह से हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग है। तो ये पूरी बातें आपको, इससे प्रश्न भी याद होगा, ये सार है बच्चों। अब मैं पाठ पढ़ रही हूँ, जहाँ पर मुझे लगेगा कि आपको कुछ बताना है वहाँ पर मैं बताऊँगी। और मुझे लगता है कि मेरे पहले ही इस इंट्रोडक्शन से आपको पाठ समझ में आ गया होगा। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड के, इसके लेखक कमलेश्वर हैं बच्चों, ये दूरदर्शन में काम करते थे। मैं फिर बता दूँ, आपको कोई जानकारी हो तो मुझे लगता है बता देना चाहिए। महानिदेशक थे बच्चों, डायरेक्टर थे। तो जब इन्होंने ये पाठ लिखा तो कहते हैं इन पर सब लोग नाराज़ हो गए और इनको नौकरी से निकाल दिया गया। इन्होंने स्वयं ही लिखा है इस बात को। तो मैं पढ़ रही हूँ। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के, मई मतलब बच्चों 7, अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। बच्चों देखो, ये दिखाया गया है कि छोटी छोटी बातों को इतना तूल दिया जाता है कि हमारे समाज के असली मुद्दे क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उसके पहले ही इस महाद्वीप का
तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। तो सब तैयारियां हो रही थीं कि उनके आने में क्या क्या स्वागत किया जाएगा। फ़ोटोग्राफ़रों को भी तैयार किया जा रहा था। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थीं। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ के लिए जो छपता, ठीक है, वो वहाँ की रानी थी, वो अपनी रानी की बात छापते, लेकिन वही बात यहाँ क्या हो जाती थी, प्रिंट हो जाती थी। मतलब यहाँ के देश के लोग भी अपने मुद्दों को ध्यान न देकर उनके मुद्दों को नकल कर लेते थे कि रानी ने ऐसा हल्के रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, मतलब उनके बारे में, उनका इंट्रोडक्शन, सब कुछ उनकी फैमिली के बारे में। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, उनके हस्बैंड के बारे में भी छपा, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों, खानसामों बावर्चियों जो रसोई घर वाले हैं, खानसामे भी रसोई में काम करने वाले, अंगरक्षक जो उनके बॉडीगार्ड हैं, उनके जीवन के बारे में भी बताया जाने लगा। और तो और शाही महल में रहने वाले, पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। ये भी व्यंग है बेटो, राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग है कि नेताओं के कुत्ते। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी एक बार एक नेता थे जिनके भैंसों के लिए भी कितने दिन न्यूज में आई कि उनकी भैंसें गायब हो गई और फिर वो मिल गई। तो इस तरह की बेमतलब की न्यूज़ चैनल वाले, अखबार वाले छापते हैं ताकि उनके अखबार भरे रहें, लोग इंटरेस्ट से उनको पढ़ें। ठीक है, बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। मतलब इंग्लैंड में जो भी तैयारी हो रही थी उसकी गूंज कहाँ सुनाई दे रही थी, हिंदुस्तान में भी सुनाई दे रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, सब लोग सुन रहे थे। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उनके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। मतलब स्वागत की तैयारी हो रही थी, क्योंकि हम ब्रिटेन के लोगों को अपने नेताओं से, अपने महान सेनानियों से ज़्यादा महत्व देते थे। क्या कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता अचानक उर्दू का शब्द है, मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। मतलब वो हमारे घर आ रही हैं, ये खुदा की बहुत बड़ी आशीष है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, मतलब कभी देखते हैं कि वो कितनी महान हैं, और कभी दोबारा में ये देखते हैं कि हमारा घर अभी अच्छी तरह से उनके स्वागत के लिए तैयार नहीं है। और देखते ही देखती नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। फिर से एक व्यंग्यपूर्ण वाक्य है कि नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, मतलब उसको चेंज किया जाने लगा। मतलब यहाँ की जनता टूटे फूटे में रह सकती है, लेकिन बाहर का नेता एक दिन के लिए आएगा तो लीपा पोती करके दिल्ली को क्या कर दिया जाएगा, चमका दिया जाएगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी को नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। मतलब इतनी जल्दी जल्दी ये काम हुआ रातों रात कि किसी ने काम होते हुए भी नहीं देखा, और बुढ़ापे की धूल साफ़ हो गई। सड़कें जो टूटी फूटी थी, इधर उधर उनमें धूल जमी थी, गंदगी थी, वो रातों रात साफ़ हो गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, नाज़नीनों नवयुवतियों की तरह चमका लिया, अपने आप को लिपापोती कर ली। बच्चों, ये भी व्यंग है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। फिर व्यंग है बेटा, नई दिल्ली में सब कुछ था, लोगों की चाटुकारी करने का भाव था, लेकिन आत्मसम्मान का भाव नहीं था। लो, अब इस स्वागत में मुश्किल आ रही थी कि जॉर्ज पंचम की जो नाक मूर्ति की थी वो टूटी हुई थी, उससे सारे हुक्मरान, सारे नेता, सारे सरकारी अफसर क्या थे, डरे हुए थे। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों के प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात की थी, जॉर्ज पंचम की नाक
रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तो बच्चों, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुछ सभाएं हुई जिसमें ये हुआ कि इस मूर्ति को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, इसका सम्मान अब क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लेकिन सब लोग इसके लिए सहमत नहीं थे। कुछ लोग सहमत थे और कुछ लोग असहमत थे, जैसा कि हर काम के लिए हुआ है। इस पैराग्राफ के द्वारा भी ये बताया गया है कि राजनीति में, सरकार में जब कुछ होने जाता है तो कुछ लोग उसके पक्ष में हो जाते हैं, कुछ लोग विपक्ष में, और वो काम वहीं का वहीं अधर में क्या हो जाता है, लटक जाता है। वो काम कभी पूरा नहीं होता है। ठीक है, यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। तो सरकार ने जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद बॉडीगार्डों को रख दिया था ताकि उसकी नाक इधर उधर ना हो जाए। लेकिन आपको पता है, रातों रात ये नाक किसी आंदोलनकारी के द्वारा, किसी देश प्रेमी के द्वारा या अंग्रेजों से किसी चिढ़ने वाला व्यक्ति के द्वारा क्या कर दी गई थी, गायब कर दी गई थी। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। और गुरिल्ला युद्ध का मतलब है आपस में पक्ष और विपक्ष लड़ते रहे। एक को था कि इन मूर्तियों को हटा देना चाहिए, अब इनका सम्मान नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे लोग विपक्ष में थे, वो चाहते थे कि इनका अभी भी सम्मान हो, क्योंकि अंग्रेजों को अपने से श्रेष्ठ समझते थे। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट मतलब मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। तो किसी ने बड़ी होशियारी से लाट की नाक क्या कर दी, तोड़ दी। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाह भी व्यंग में कहा गया है। नेताओं को लगता है या सरकारी ऑफिसरों को लगता है कि वही देश का अच्छा चाहने वाले लोग हैं। खैर ख्वाह मीन्स ऐसा व्यक्ति जो भलाई चाहता है। एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। ये विषय रखा गया कि अब क्या किया जाए जॉर्ज पंचम की नाक के लिए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। तो सारे सरकारी तंत्र, नेता, सभी इस बात पर एक मत से सहमत थे कि अगर ये नाक रानी की नज़रों में आ गई कि कटी है तो हमारा भी भला नहीं होने वाला है। ठीक है, सब अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी पोजीशन को लेकर परेशान थे। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई, मशवरे हुए, मतलब वार्तालाप हुआ, दिमाग खरोचे गए, दिमाग लगाया गया और हल ढूंढे गए। तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना। और रिजल्ट क्या निकला कि सबको लगा कि ये नाक होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली हाजिर हो। यह तय करने के पश्चात कि नाक होनी चाहिए, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया गया, हाजिर हो, आज्ञा दी गई। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। वैसे तो वो अच्छा कलाकार था, लेकिन उसको भी बच्चों अपनी रोजी रोटी के लिए पैसा चाहिए था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। उसने देखा कि सरकारी ऑफिसरों और नेताओं के चेहरे लटके हुए थे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ और उदास, बेदहवास, परेशान। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार सोच ही रहा था कि इनकी क्या परेशानी है, तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो उसने भी अपनी एक शर्त रख दी कि लाट में तब नाक लगाऊंगा जब इस पत्थर के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता होगा। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे कि तुम बताओ, जैसा कि सरकारी लोग करते हैं। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। तो एक क्लर्क को, ऑफिस के सरकारी क्लर्क को बताया गया कि ये काम तुम्हें करना है कि फ़ाइलों को ढूंढकर पता करना है कि ये मूर्ति कब बनी और इसकी किस पत्थर से बनी है। पुरातत्व आर्कियोलॉजी विभाग की फ़ाइलों के पेट चीरे गए, मतलब उन्हें खोजा गया, पर कुछ पता नहीं चला, कुछ भी अंदाज नहीं आया, फाइलों में कुछ भी नहीं लिखा था। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया। वो डर रहा था।
सर मेरी ख़ता माफ़ हो, मेरी गलती माफ़ हो, फ़ाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी हैं, मतलब फ़ाइलों में कुछ भी नहीं है, या फ़ाइल क्या हो गई है, नष्ट हो गई है या खो गई है। ठीक है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए, सभी परेशान हो गए। मतलब एक खास कमेटी बनाई गई और उसके ज़िम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर ही है। तो क्या करा गया कि एक कमेटी बनी और सबने एक व्यक्ति को ये काम सौंप दिया, मूर्तिकार को, कि तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि नाक तुम्हें किसी तरह से लगानी है, क्योंकि अब उन्हें पत्थर के बारे में भी पता नहीं था, तो मूर्तिकार को अंत में ये काम सौंप दिया गया। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपने सामने बुक रखिएगा और तब आवाज़ सुनिएगा। ठीक है। तो तब आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा और इसके प्रश्न अगर आप अच्छी तरह से सुन लेंगे तो प्रश्नों को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों आपका जो ये एग्ज़ाम होगा आगे, अब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, तो उसमें ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उसमें लिखित प्रश्न भी आएंगे। तो इसलिए अब आप पाठों पर और ध्यान देना शुरू करिए। और क्लास 10th सी और ए मैं दोनों बच्चों से कह रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कोई लेसन ऐसा है चैप्टर जो आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, तो आपको समझ में नहीं आया है, तो आपके लिए आप उसके लिए अपनी क्लास टीचर को मैसेज कर सकते हैं। वो आपका मैसेज मेरे पास भेज देंगी, तो मैं अगली क्लासेज में वो चीज़ आपको अलग से क्या कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये पाठ समझ में आ गया होगा कि इसमें राजनीतिक व्यंग छिपा हुआ है। तो थैंक यू क्लास।